नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज पटना में बहुत बड़ी घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे रोड शो के लिए। 7 किलोमीटर का उनका रोड शो था, एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान तक। भारी भीड़ थी। अमूमन प्रधानमंत्री के रोड शो में भीड़ होती ही है। और सम्राट सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ। लेकिन इस घटना में दो तीन महत्वपूर्ण बात हो गई। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के सुपुत्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। पहले ये बात हो रही थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम के लिए जेडीयू अड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कैबिनेट में शामिल हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। अब मिनिस्ट्री उनको अलॉट होना है, ये देखने वाली बात होगी। श्रवण कुमार, जो जेडीयू विधायक दल के नेता बनाए गए, वो भी कैबिनेट में शामिल कर लिए गए। और प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने का सबब क्या है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बात तो समझ में आती है कि दो जिस्म हैं, जान एक ही है। आप ये कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर का कोई केंद्रीय नेतृत्व है तो मोदी और शाह के रूप में ही है। लेकिन रक्षा मंत्री को खास तौर से आमंत्रित किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां गए, समारोह में शामिल हुए। सारी बात मैं बताता हूं आपको। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और हुई, और इसी का इंतजार था नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। बहुत कैलकुलेटिव अंदाज में सब कुछ हुआ है। 7 मई का वक्त क्यों चुना गया? क्योंकि वो 4 मई के बाद आता है, कोई नई बात नहीं है। 4 के बाद ही 7 आता है। लेकिन वक्त क्यों चुना गया 7 मई का कैबिनेट एक्सपेंशन का? क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बने बनाए पैटर्न पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि आसाम में तो हमें सफलता मिलेगी ही, पश्चिम बंगाल में भी वो सफलता की उनकी आशा थी, अपेक्षा थी। और ऐसा लग रहा था कि 100% सफलता मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी, ये अपेक्षा शायद उनको नहीं रही होगी। स्वयं गृह मंत्री कह के आ रहे थे कि 170 तक हम जाएंगे। पहले फेज में उन्होंने 110 का अनुमान लगाया था, और उसके बाद वो कह रहे थे कि जो स्ट्रांग होल्ड है ममता बनर्जी का, उसमें हम कोशिश करेंगे तो हम 170 तक, मतलब एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी हमारे पास रहेगी, उससे अधिक का आंकड़ा होगा। तो बीजेपी के ज्यादातर नेता भी केंद्रीय गृह मंत्री की बात को दोहराते रहे थे। स्वयं शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वो बनेंगे ही बनेंगे, और कोई दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर है नहीं। तो शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे 170 80, कभी कभी उन्होंने कहा था कि हम 200 के पार भी जाएंगे। खैर, 208 सीटें आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी को यह पूर्वानुमान था कि पश्चिम बंगाल इस बार हम फतेह करेंगे, और उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले उन्होंने महाराष्ट्र में इतनी ताकत झोंकी, हरियाणा में उतनी ताकत नहीं थी, दिल्ली में जरूर उन्होंने ताकत झोंकी थी। लेकिन इतनी ताकत उन्होंने आसाम में भी नहीं झोंकी जो ताकत उन्होंने पश्चिम बंगाल में झोंकी। क्योंकि पश्चिम बंगाल मोदी के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। मोदी ये चाहते हैं कि अपने जीवन काल में वो सारे लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी करवा दें जो बीजेपी की इच्छा रही है। लंबी प्रतीक्षा रही भारतीय जनता पार्टी की, काश पश्चिम बंगाल में हमारा सरकार हो। और 49 साल के बाद आखिर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। इनकी इच्छा तो और है दक्षिण में खाता खोलने का, और दक्षिण से तात्पर्य है तमिलनाडु और केरल, दो महत्वपूर्ण जो स्टेट हैं उसमें। कर्नाटक में तो वो खाता खोल चुके हैं, आंध्र में भी अच्छी खासी पहुंच है, तेलंगाना में भी पहुंच है। लेकिन तमिलनाडु में वो पैर नहीं जमा पा रहे हैं, और केरलम में वो भी पैर नहीं जमा पा रहे हैं। तो इनकी इच्छा है कि केरलम और तमिलनाडु में भी ये अपनी पैर को अंगद के पैर की तरह जमाएं, और अगली बार जब चुनाव हो तो इतनी लंबी जो संघर्ष यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने 49 साल के बाद पूरी की है, तो मुमकिन है कि 50 55 60 साल के बाद तमिलनाडु में भी पूरी हो जाए और केरलम में भी हो जाए।
अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछेंगे कि आपके ख्याल से आपका जो सबसे बड़ा सपना है वो क्या होता, एक तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरा सपना केरलम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये दोनों राज्य वामपंथियों के गढ़ रहे हैं और दोनों राज्य से अब लगभग वामपंथी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक जो आशा की किरण थी केरलम में वो भी खत्म हो गया इस बार। और हालांकि विजय कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को मिली है, कांग्रेस लेड दल को मिली है, लेकिन बीजेपी को नहीं मिली। लेकिन उनकी आशा है कि अगली बार हम फाइट में आ जाएंगे और रिप्लेस कर देंगे वाम दल को। आगे कांग्रेस लेड फ्रंट होगा और पीछ दूसरे अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी होगी। वही इनकी कोशिश है तमिलनाडु में भी करने की। खैर, ये विषय है, मैं इसलिए आपको रेफरेंस दे रहा हूं, तब शायद आप बिहार की राजनीति को ठीक से समझ पाएंगे कि क्यों 7 मई का वक्त चुना गया और क्यों ये रोड शो किया गया और क्यों राजनाथ सिंह को खास तौर से बुलाया गया और क्यों और कैसे निशांत कुमार सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। कौन था वो जिन्होंने नीतीश कुमार को कन्विंस किया कि अच्छा रहेगा निशांत सम्राट की कैबिनेट में शामिल हो जाए। उस वक्त जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हो रही थी तो थोड़ी बहुत रिगर थी, मतलब परेशानी थी। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती थी, हालांकि चाहने का सवाल नहीं था। अगर नीतीश बाबू कहते कि निशांत डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी नकारने की स्थिति में तब नहीं थी। आज की स्थिति बीजेपी की बदली हुई है और यही संकेत भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को देना चाह रही है कि अब आप हमारे साथ आइए। हम पूरे देश में भगवा मय कर चुके हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक हम भगवा लहरा चुके हैं। आप भी हमारे साथ आइए, भले ही पार्टनर के साथ आइए, लेकिन हमें आप मजबूत विकल्प के रूप में चुनना शुरू कर दीजिए। और हमारी सरकार यहां बनी है तो आप हमारे में भरोसा जताइए। ये संदेश, ये संकेत दोनों देने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रोड शो के माध्यम से। और हमें जो विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि आखिर में मोदी और नीतीश की एक सीक्रेट बातचीत हुई और जिसको अब लोग कहेंगे कि संजय झा और ललन सिंह ने इसको कार्यरूप दिया, कार्यरूप में परिवर्तित किया। आप कह सकते हैं कि इसको सफल बनाया। लेकिन सच बात जो ये है कि नीतीश और मोदी में कुछ मंत्रणा हुई और वो मंत्रणा थी कि आप निशांत को सम्राट की कैबिनेट में शामिल कीजिए, क्योंकि अगर निशांत कैबिनेट से बाहर रहते हैं, सरकार से बाहर रहते हैं, तो उसका संदेश बहुत अच्छा नहीं जाएगा। आपकी कम्युनिटी को भरोसा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें एक निराशा है। उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता चली गई, 20 वर्षों से हम सत्ता में थे और हमारी सत्ता चली गई। उनको कॉन्फिडेंस में देना कि नहीं, आप सत्ता में मौजूद हैं, मजबूती से मौजूद हैं। एक तो आपकी खास कम्युनिटी को संकेत देना, संदेश देना, और दूसरा आपके वोट बैंक को संदेश और संकेत देना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप निशांत को सत्ता में शामिल कीजिए, मतलब सत्ता से तात्पर्य है कि कैबिनेट में शामिल कीजिए। और इस मंत्रणा को नीतीश कुमार ने 7 मई से पहले 4 मई के रिजल्ट के बाद मानने को बाध्य हुए। नीतीश कुमार बाध्य हुए। अगर मैं कह रहा हूं बाध्य हुए तो मैं जोर देके कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बाध्य हुए। नीतीश कुमार को इस बात का भान हो गया कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहरा गया। ब्रूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी है आज के दिन में। और अगर उत्तर प्रदेश में एडवर्स भी रिजल्ट होता है, तब भी आने वाले दिनों में लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जो बंगाल की स्थिति है और आसाम की स्थिति है, उड़ीसा की जो स्थिति बनी है, ये अंग बंग और कलिंग की जो स्थिति बनी है, ये डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है। महाराष्ट्र उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बाकी प्रदेश में अच्छी साख बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही होगा।
क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहराए और बीच की गंगा जो मुख्य गंगा है, जो देवताओं का प्रदेश है और गंगा जैसी वैतरणी वहां बह रही है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए, ये नामुमकिन है, असंभव जैसा है। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता आने वाले दिनों में। अब असंभव मैं क्यों कह रहा हूं? यकायक भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव के बुगल बिगुल फूंक दिया बीजेपी ने, लेकिन साथ ही साथ मायावती एक्टिव हो गई है। मैंने कल ही देखा कि सतीश चंद्र मिश्रा एक्टिव हुए हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फॉलोअर उनका कम है, लेकिन यकायक सतीश चंद्र मिश्रा एक्टिव हो गए हैं। मायावती को समर्थन दिया जा रहा है कि आप खड़े होइए, त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरपट दौड़ेगी। आमने सामने के टक्कर में बीजेपी को तकलीफ होती है उत्तर प्रदेश में। हालांकि जो योगी मॉडल है वो काम कर रहा है और बंगाल का मॉडल भी जो है वो काम करेगा। इसीलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि बिहार की सरकार से काफी उम्मीदें हैं और इसीलिए रक्षा मंत्री वहां क्यों गए थे, वो अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। लेकिन निशांत के बारे में मोदी ने साफ साफ संकेत किया नीतीश बाबू को कि आप निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए और जो आपके दूसरे नेता हैं जो नाराज घूम रहे हैं, जो आपके इलाके से आते हैं, श्रवण कुमार जी, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दीजिए। तो दो अपनी कम्युनिटी के नेता को जो स्ट्रांग लीडर हैं उनको तो आप जगह दे ही दीजिए। उन्होंने दे दिया, अपने पुत्र को भी दिलवाया और श्रवण कुमार को भी दिलवाया। बाकी जो कैबिनेट के चेहरे हैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को सबको ध्यान में रखते हुए दिया गया है, बीजेपी की भी तरफ से और जेडीयू की तरफ से। एक मुस्लिम चेहरा है जमा खान, उनको भी एंट्री मिली है। लेकिन अब राजनाथ सिंह वहां क्यों गए? भूमियार का एक चेहरा है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय चौधरी के रूप में, विजय सिन्हा भी कैबिनेट में है। एक जाति के रूप में सबसे अधिक एमएलए ऑल अक्रॉस पार्टी अगर कोई है तो वो राजपूत है। संख्या कम है, हालांकि वोट परसेंटेज के हिसाब से राजपूत का वोट परसेंटेज ऑफ वोट कम है, ब्राह्मण के ही आसपास है। लेकिन राजपूत विधायकों की संख्या 32 है और राजपूत को यह प्रतीत हो रहा है कि सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है। लालू यादव की जब सरकार थी, मतलब तेजस्वी की जब सरकार थी, तो उनके तरफ से कोई ना कोई राजपूत उम्मीदवार रहते ही रहते थे मंत्रिमंडल में। तो राजपूत को एक साइजेबल रिप्रेजेंटेशन सत्ता में मिल जाया करता था। उस तरह से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन चूंकि राजपूत के एक बड़े नेता जेडीयू के साथ हैं आनंद मोहन सिंह, उनके सुपुत्र चेतन आनंद काफी एक्टिव हैं। निशांत की जो टीम है उसमें एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर हैं निशांत की टीम में चेतन आनंद। जहानाबाद के एक सांसद है अरुण कुमार, आप उनको भली भांति जानते हैं। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार के सुपुत्र हैं ऋतुराज कुमार, वो भी निशांत की टीम में है। नाम चल रहा था इन सब का कैबिनेट में जगह पाने को, लेकिन अंत में इन सब का नाम कटा। क्यों? क्योंकि निशांत की स्वयं की एंट्री करवाई गई और इस एंट्री के पीछे एक ही दिमाग था और वो दिमाग है नरेंद्र मोदी का। अमित शाह को यह समझाया गया कि आप नीतीश जी को बोल दीजिए या मैं ही बोल देता हूं। उन्होंने इसका संकेत दिया कि आप निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, वो गवर्नेंस के मॉडल को समझेंगे, देखेंगे। यकायक आप और उनको अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे तो हो सकता है वो संभाल ना पाए, इसलिए उनको ग्रूम कीजिए। तो ग्रूम करने के लिए वो तैयार हो गए नीतीश बाबू, और उनको लगा कि हम लोग सभी अब बूढ़े हो रहे हैं। खुद मोदी ने कहा कि हम सभी बूढ़े हो रहे हैं, कितने दिनों तक आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमें जेनरेशन चेंज करना है। और इसके लिए यकायक अगर हम किस बड़े पद पर बिठा देंगे तो हो सकता है कि वो असफल हो जाएं, फेल हो जाएं, स्क्रूटनी में रहें रात दिन। और अगर वो कैबिनेट के हिस्सा रहेंगे तो गवर्नेंस के मॉडल को ठीक तरीके से समझेंगे, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे सीनियर ऐसे नेता होंगे जो उनको कुछ समझाइश देंगे, जो उनको कुछ राय देंगे, सीख देंगे, उनको बताएंगे। तो उनको एडुकेट किया जाएगा, उनको एलिवेट किया जाएगा, उनको ग्रेजुएट किया जाएगा। तो निशांत कुमार समझिए
ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और उनको इस एडमिशन दिलाने में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। पक्का मान के चलिए, नरेंद्र मोदी की ही भूमिका है। अगर ये कोई कह रहा है कि ललन सिंह ने कह दिया, संजय झा ने कह दिया और संजय झा और ललन सिंह की रणनीति काम आई, संजय झा ललन सिंह की तो रणनीति काम आई, लेकिन अंदर अंदर नीतीश और मोदी में एक गहरा पैक्ट हुआ है बिहार को लेकर के। और वो गहरा पैक्ट है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, ये जितनी खबरें आ रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी में तनाव हो जाएगा, एक दूसरे को काटेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी ने बहुत ही चतुराई से एक गंभीर राजनीति का खाका बिहार के लिए खींच दिया है और वो नीतीश के साथ मिलकर खींचा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हमें शासन में रहना है, आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि अपोजिशन को चांस मिल जाए। और उन्होंने समझाया कि ये जो आरजेडी है वो आहिस्ता आहिस्ता एकमात्र जात की पार्टी रह जाएगी और वो जात भी उनका साथ छोड़ देंगे। और इसीलिए टोकन ही सही, जमा खान को जब कैबिनेट में शामिल किया गया तो किसी ने विरोध नहीं किया जेडीयू की तरफ से। अब धीरे धीरे जेडीयू को ये कोशिश ये लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू मुस्लिम मतदाताओं को, अगर डायरेक्ट मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो मुस्लिम वोटर को धीरे धीरे जेडीयू में लाया जाए और वो एक अच्छा वोट बैंक बने। बहुत दूर की रणनीति बना रहे हैं मोदी नीतीश के साथ मिलकर के। और इसीलिए मोदी ने नीतीश को कहा है कि लंबे समय तक अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो अपने पुत्र को कैबिनेट में शामिल कराइए, ताकि हम उस कम्युनिटी को सीधा संकेत दे सकें कि आपकी परछाई कैबिनेट में मौजूद है और सम्राट भी आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो लवकुश कॉम्बिनेशन तो है ही मजबूत, इसके अलावा जो वोट बैंक है उसे भी हमें सहेज करके रहना है, रखना है और नए वोट बैंक को भी बनाना है। अब सवर्ण में कोई नाराज ना हो जाए, वो वर्ग एक राजपूत वोटर का है, उसे संतुष्ट करने के लिए। हालांकि अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू के लंबे समय तक काफी बड़े नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और आज भी उनकी पूछ है। आनंद मोहन सिंह एक कद्दावर नेता हैं जेडीयू में, लेकिन राजनाथ सिंह को इसलिए खास तौर से ले जाया गया क्योंकि राजनाथ बाबू और नीतीश बाबू में बहुत गहरी दोस्ती है। आने वाले दिनों में अगर कोई तकरार, अगर कोई ऐसी बात निकल करके आती है जिससे कि ये प्रतीत हो कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई दूरी बढ़ रही है, तो राजनाथ सिंह एक ऐसे पिलर हैं जो कभी भी नीतीश बाबू को समझा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि राजनाथ वाजपेयी की परंपरा से आते हैं और अपने को मॉडरेट बनाए हुए हैं। कट्टर ऑर्थोडॉक्स बीजेपी मोदी ब्रांड लीडरशिप राजनाथ जी के साथ लगी हुई नहीं है। राजनाथ एक लिबरल वाजपेयी ब्रांड पॉलिटिक्स के द्योतक हैं, उसके सिंबल हैं। और जो लिबरल पॉलिटिक्स के सिंबल नीतीश बाबू भी हैं। इसीलिए अमित शाह से बात बने ना बने, मोदी से डायरेक्ट बात बने ना पड़े बने, कोई ना कोई एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जिसके साथ नीतीश बाबू कंफर्टेबल हों। और इसीलिए जानबूझ करके राजनाथ बाबू को लाया गया वहां पर, ताकि उनके जो 32 विधायक हैं उनको इस बात का एहसास हो कि सत्ता में हमारी भागीदारी है, हमारे नेता वहां मौजूद हैं, हम बीजेपी जेडीयू गठबंधन में सुरक्षित हैं। उस वोट बैंक को भी संदेश देने की कोशिश हुई है। इसीलिए 7 मई की घटना बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग नजरिए से आप आकलन सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, टेलीविजन चैनल्स पर भी देखेंगे, अखबारों में भी देखेंगे। लेकिन निशांत कुमार को अंततः अगर किसी ने कैबिनेट में शामिल करवाया तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। हालांकि उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने में ये बात सही है, संजय झा और ललन सिंह जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो दोनों जरूर इसको आगे बढ़ाने में आगे बढ़ करके उन्होंने, ये ऐसा भी हो सकता है कि संजय झा और ललन सिंह ने ये प्रस्ताव मोदी को भी दिया होगा कि सर हम चाहते हैं कि निशांत कैबिनेट के हिस्सा हो जाएं, और फिर अगर आप एक बार कह देंगे तो मेरे ख्याल से नीतीश बाबू फौरन मान जाएंगे। नीतीश बाबू मान गए, लेकिन सवाल तो नीतीश बाबू पर आ गया,
अकेले जो समाजवादी थे अंततः परिवारवादी हो गए। हालांकि जेडीयू को बचाने की उनकी कवायद है, जेडीयू को सुरक्षित करने की जेडीयू के नेताओं की भी कवायद है। उसमें जेडीयू के नेता भी कामयाब हुए और नीतीश बाबू भी कामयाब हुए। मन से नीतीश बाबू तो नहीं चाहते होंगे कि निशांत कैबिनेट के हिस्सा बन जाएं, लेकिन मनवाना पड़ा, मानना पड़ा और अंततः नीतीश बाबू भी परिवारवादी हो गए। ये आरोप नीतीश बाबू पर तो लगेगा आने वाले दिनों में कि नीतीश बाबू खुद को अछूता नहीं रख सके। लेकिन राजनीति है, दूरगामी राजनीति के लिए बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी तैयारी होती है और मोदी और शाह की नीति के सामने नीतीश बाबू ने भी खुद को कहा कि हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, लंबा चलना है तो हमें निशांत को कैबिनेट में लाना पड़ेगा। ऐसे बने निशांत कैबिनेट के सदस्य। अब आगे देखिए, हमारी शुभकामना है बिहार सरकार ठीक से काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।